हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में प्रश्नावली 5.3 का 16वें सवाल को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 5.3 का 16वां सवाल। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो 7 पुरस्कारों को देने वाली जो राशि है वो है 700 रुपये। तो हमको यहाँ पर 700 रुपये को 7 पुरस्कारों में बांटना है। जिस भी छात्र को पहला पुरस्कार मिलता है दूसरे वाले को उससे 20 रुपये कम मिलते हैं। इस प्रकार से फिर उससे कम वाले विद्यार्थियों को 20 रुपये और कम मिलते जाते हैं। तो हमें 7 पुरस्कारों की राशि याद करनी है। माना कि पहले पुरस्कार की राशि ₹1 है, तो दूसरे पुरस्कार को दी जाने वाली राशि बराबर A-20, क्योंकि दूसरा पुरस्कार जो पहला पुरस्कार है उससे 20 रुपये कम है। इसी प्रकार तीसरे पुरस्कार को दी जाने वाली राशि बराबर A-40 रुपए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो AP हो जाएगी हमारी, AP का पहला पद A होगा, दूसरा A-20, तीसरा A-40। इस प्रकार से हमारी ये AP बन जाएगी। तो हमें इस पुरस्कार को 7 छात्रों में बांटना है। तो यहाँ पर प्रथम पद A1 बराबर A, सारवंतर D बराबर दूसरा जो पद है इसमें से पहले पद की बाकी निकाल देंगे। तो यहाँ पर A से A कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। और जो SN का मान है वो है यहाँ पर 700। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पर हमको N का मान आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर जो 700 रुपये का पुरस्कार है इसको 7 छात्रों में बांटना है। तो N का मान यहाँ पर 7। 2 इंटू प्रथम पद है वो अपना A ही रहेगा, तो यहाँ A प्लस N का मान 7 -1 और D का मान है -20।
A7 बराबर 7/2, इनको जब गुणा करेंगे तो 2A प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 और गुणा -20। A7 बराबर 7/2, 2A माइनस 20 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 120। तो देखिए A7 का जो मान है वो हमें दिया गया है 700 रुपये, तो हम यहाँ पर रख देंगे 700। 700 बराबर 7/2 और 2A माइनस 120। इसे 2 को 700 से गुणा कर देंगे और 7 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 700 गुणा 2/7 बराबर 2A माइनस 120। 7 से 700 को काट देंगे, ये कट जाएंगे हमारे 100 बार, तो ये हो जाएगा 200 बराबर 2A माइनस 120। 120 का हम इधर कर देंगे पक्षांतरण, तो जब यहाँ पर 120 का इधर पक्षांतरण करेंगे हम तो ये हो जाएगी हमारे पास 2A बराबर 200 प्लस 120। 2A बराबर जो 200 में 120 जोड़ देंगे तो 320 और A बराबर 320/2 बराबर 160 रुपये। इस प्रकार से जो हमारे पास 7 पुरस्कार होंगे वो हो जाएंगे 160 रुपये। दूसरे पुरस्कार इससे 20 रुपये कम है तो वो 140 रुपये, तीसरा पुरस्कार फिर 120 रुपये। इस प्रकार से हमारे 7 पुरस्कार को हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः दिए जाने वाले पुरस्कार 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 होंगे। इस प्रकार से सातों जो छात्र हैं उनको पुरस्कार बांटे जाएंगे। इसी के साथ ही हमारा जो 16वां सवाल है वो समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगला प्रश्न 17वां देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का निर्णय लिया। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 का विद्यार्थी का जो एक अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार से कक्षा 2 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 6 होगी, कक्षा 3 के द्वारा 9 होगी, कक्षा 4 के द्वारा 12 होगी। इस प्रकार से हमको कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों की संख्या यहाँ पर याद करनी है। तो पहले हम यहाँ पर समांतर श्रेणी बनाएंगे और उसके बाद में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करेंगे।
देखिए, कक्षा एक के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3। कक्षा 2 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 6। कक्षा 3 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 9। इस प्रकार कक्षा 12 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 36। तो इस प्रकार से हमारी एपी बन जाएगी। तो जो एपी बनेगी वो हो जाएगी 3, 6, 9 और जो एपी का लास्ट पद होगा उसका मान होगा 36। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर 3 सारवंतर डी बराबर 6 - 3 बराबर 3 एन बराबर 12 और ए एन बराबर 36, क्योंकि जो 12वां पद है उसका मान 36 है और यहाँ पर जो अंतिम पद है वो है 12 और जो 12वें पद का मान है वो हमको दिया गया है 36। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुल पेड़ों की संख्या याद करनी है तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एस एन बराबर जो एन का मान है वो हो जाएगा 12/2 ए, जो हमारा प्रथम पद है वो है 3 प्लस ए एन का मान है 36। एस एन बराबर 12 को 2 से काट देंगे तो ये कट जाएंगे 6 बार, 2 एकम 2, 3 हो जाएगा 6 गुणा 36 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 39। तो यहाँ पर एस एन बराबर गुणा कर लेंगे 6 नाम 54 की 4 हासिल की 5 6 × 18 18 और 5। तो इस प्रकार से कुल पेड़ों की संख्या 234 होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम विद्यार्थियों द्वारा अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए
कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234 होगी। इस प्रकार से हमारा जो 17वां सवाल है वो समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन 18वां, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमको 13 अर्धवृत्त दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 0.5 सेमी है, दूसरे अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 1 सेमी है, तीसरे वाले की 1.5 सेमी है, चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या 2 सेमी। इस प्रकार से हमको 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है। यहाँ पर लिख देंगे पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 0.5 सेमी। इसी प्रकार से दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 1 सेमी। इसी प्रकार तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 बराबर 1.5 सेमी और चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या R4 बराबर 2 सेमी। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से सारे अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है। अब हम इन अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जब हम अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा हमारा पाई आर। क्योंकि जो वृत्त की परिधि होती है पूरी परिधि उसका लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमें अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगी पाई आर। तो सबसे पहले हम पहले अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई पाई R1 बराबर, यहाँ पर पाई का मान अभी पाई रहने देंगे और R1 का मान है 0.5। इस प्रकार से गुणा करने पर आ जाएगा 0.5 पाई सेमी। इस प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 ज्ञात कर लेंगे। वो हो जाएगी पाई R2 बराबर पाई इंटू R2 का मान है यहाँ पर 1 सेमी। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास पाई सेमी। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3 बराबर हो जाएगा पाई R3, पाई इंटू R का मान है 1.5, गुणा करने में तो 1.5 सेमी। इसी प्रकार चौथे अर्धवृत्त की लंबाई L4 बराबर, सूत्र हो जाएगा इसका पाई R4, तो पाई इंटू 2 सेमी, गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई।
सेमी, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5 पाई सेमी। अब इस प्रकार से हमके यहाँ पर चारों अर्धवृत्तों की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है। ये अर्धवृत्तों की लंबाई यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बनाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ एक समांतर श्रेणी बनाती है, तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी AP बराबर 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई और 2 पाई। यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद होगा, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 0.5 पाई। सारवंतर D बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद की बाकी निकाल देंगे, तो यहाँ पर 1 पाई है, 1 पाई में से जब 0.5 पाई जाएगा तो यहाँ पर प्लस के बच जाएंगे 0.5 पाई, और जो हमारा n का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पर हमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा हमारे पास 13। इस प्रकार से हमें 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। SN वाला सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2A प्लस n-1 इंटू D। देखिए S13, n का मान 13 है, तो ये हो जाएगा 13/2, 2 गुणा जो प्रथम पद है यहाँ पर 0.5 सेमी, तो हम लिख देंगे 0.5 पाई प्लस n का मान 13 -1, और जो यहाँ पर d का मान है सारवंतर, और d का मान है 0.5 पाई, तो यहाँ पर 0.5 पाई। इनको हल कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा S13 बराबर 13/2। जब हम 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 पाई, क्योंकि 0.5 को 2 से गुणा करने पर 1.0 आता है, और 1.0 को पाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई, प्लस यहाँ पर 13 में से 1 जाएंगे तो ये जाएंगे 12 गुणा 0.5 पाई। S13 बराबर 13/2 पाई प्लस, इनको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 12 पंजो 60, यानी 6.0 पाई, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 पाई। S13 बराबर 13/2 गुणा 7 पाई पर हमारा हो जाएगा S13 बराबर 13/2 गुणा 7 गुणा यहाँ पाई का मान हम रख देंगे 22/7, तो यहाँ पर 22/7। देखिए 7 से 7 कट जाएंगे, और 2 से ये 22 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 22 कट जाएंगे 2 से 11 बार, तो S13 बराबर 13 गुणा 11, 33 की 3 हासिल की 3, 11 एकम 11, 11 3 14, 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हमारा जो 18वां सवाल है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे।
अगला सवाल 19 देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 20 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले हम जो यहाँ पर कुल लट्ठों की संख्या है वो है 200, और जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे रखे गए हैं। फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19, फिर उससे अगली पंक्ति में 18, फिर 17, ऐसे उन लट्ठों को जमाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एपी बनाएंगे, और एपी के बाद में हम ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं ये हमको याद करनी है, और कुल पंक्तियाँ कितनी बनी है वो भी हमें यहाँ पर याद करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे बराबर 20। अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 19। उससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 18। इस प्रकार से जो हमारी ये लट्ठों की संख्या है वो एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह लट्ठों की संख्या एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो यहाँ पर एपी हो जाएगी 20, 19, 18, 17। तो यहाँ पर जो हमको प्रथम पद हमारा होगा वो हो जाएगा 20। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर 20, सार्वंतर डी बराबर 19 माइनस 20 बराबर -1, और जो यहाँ पर एस एन का मान हो जाएगा वो है 200। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे एस एन वाला। एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान हमें यहाँ पर 200 दिया गया है, बराबर एन हमको ज्ञात करना है 2 इंटू ए, जो प्रथम पद है हमारा वो है 20 प्लस n-1 इंटू डी। डी जो सार्वंतर है वो है -1। तो यहाँ पर हमने जो हमको मान दिए गए हैं उन सभी मानों को हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हम इसको हल करेंगे तो जो 2 है वो इस 200 से बद्गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगी 400 बराबर n, और जब हम इनको गुणा करेंगे 20 को 2 से तो हो जाएंगे 40, प्लस यहाँ पर n-1 को -1 से गुणा करेंगे। तो जब n को -1 से गुणा करेंगे तो यह माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का n, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। इस प्रकार से 400 बराबर, अब 40 को n से गुणा करेंगे तो 40n, और -n को n से गुणा करेंगे तो n² प्लस n। अब देखिए यहाँ पर ये 40n प्लस के हैं और ये n भी हमारा प्लस का, तो ये हो जाएंगे हमारे 41n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का n² प्लस के
41n और जो 400 है इसका हम कर लेंगे इधर पक्षांतर, तो 400 हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के बराबर 0। अब देखिए आगे वाली संख्या में हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इन सबको हम माइनस से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस से गुणा करने पर ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर माइनस के 41n और प्लस के 400 बराबर 0। और 400 n स्क्वायर के हम दो खंड ऐसे करेंगे कि उनको जोड़ने घटाने पर हमारे पास आनी चाहिए 41। तो इस 400 के खंड होंगे 25 गुणा 16, क्योंकि जब हम 25 को 16 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आएंगे 400, और 25 और 16 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 41। तो यहाँ पर आ जाएंगे इस 41n की जगह माइनस के 25n और माइनस के 16n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हम n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर में n का भाग देंगे तो यहाँ n बच जाएगा, माइनस 16n में n का भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 16, माइनस यहाँ पर हमारे 25 कॉमन आएंगे तो यहाँ पर 25 का भाग देंगे 25n में, तो 25 से 25 कट जाएंगे, एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पर n बच जाएंगे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब हम 400 में 25 का भाग देंगे तो यहाँ जाएंगे 16 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे जो कोष्ठक की संख्या वो एक जैसी है, तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हम n माइनस 16 बराबर मान लेंगे 0, तो ये हो जाएंगे n बराबर 16। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर n माइनस 25 बराबर भी 0 मान लेंगे तो n बराबर 25। पहली स्थिति जब n बराबर 25, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए जो यहाँ पर प्रथम पद है, तो हमारा जो प्रथम पद है वो है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20 प्लस n का मान है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1। जब इसको हल करेंगे तो 20 और प्लस यहाँ पर 25 में से 1 जाएगा तो 24 गुणा माइनस 1, तो ये जाएगा 20, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे माइनस के 24, तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास माइनस के 4। वो स्थिति यहाँ पर संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 25 स्थिति संभव नहीं है। दूसरी स्थिति जब n बराबर 16 हो, तो यहाँ पर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर a का मान है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1। जब हम इसको हल करेंगे तो n बराबर 20 प्लस 16 में से 1 जाएंगे तो बच जाएंगे 15 गुणा माइनस 1, तो n बराबर 20 माइनस 15 एकम 15, तो यहाँ जाएंगे हमारे पास 5। अतः कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। इस प्रकार ये सवाल यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगला 20वां जो प्रश्न देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा
गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ दौड़नी होगी? पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर दूरी तय करनी होगी बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी बराबर 2 गुणा 5 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 8 बराबर 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी बराबर 2 गुणा 5 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 11 बराबर 22 मीटर। इस प्रकार चौथे आलू को बाल्टी में डालने के लिए दूरी तय करनी होगी बराबर 2 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 14 बराबर 28 मीटर। इस प्रकार से ये दूरियां एक समांतर श्रेणी बनाती है। यह दूरियां एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो समांतर श्रेणी AP बराबर हो जाएगी 10, 16, 22, 28। यहाँ पर जो समांतर श्रेणी हमारी बनी है 10, 16, 22, 28, इसमें प्रथम पद A बराबर 10, सार्वंतर D बराबर दूसरे पद में से पहले पद की बाकी निकाल देंगे, यानी 16 में से 10 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 6। और जो n का मान है वो है यहाँ पर 10, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 10 आलू रखे गए हैं और उन 10 आलूओं को उठा करके हमको बाल्टी में डालना है, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। देखिए, तो हम यहाँ पर 10 पदों तक का योगफल याद कर लेंगे। तो सूत्र हो जाएगा हमारा SN बराबर n बटा 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर 10 पदों का योगफल याद करना है, इसलिए n का मान 10 बटे 2 गुणा a जो प्रथम पद है वो है हमारा यहाँ पर 10 प्लस n का मान 10 -1 और d जो सार्वंतर है वो है यहाँ पर 6। जब इनको हल करेंगे तो S 10 बराबर 10 को 2 से काट देंगे तो यहाँ जाएंगे 5
और ये 10 दूने 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणा 6। S 10 बराबर 5 गुणा 20 प्लस 6 नाम हो जाएंगे यहाँ पर 54। S 10 बराबर 5 गुणा, जब हम 20 में 54 को प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 74, और इस 74 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 पदों का योगफल आ जाएगा। 5 चौक 20 की 0, हासिल के 2, 7 पंजो 35 और 2 37, 370 मीटर। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि उस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी दौड़नी होगी। इस प्रकार से हमारा जो 20वां सवाल था वो समाप्त होता है। ये जो एक्सरसाइज 5.33 का ये अंतिम सवाल था, और इसी सवाल के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगली क्लास में आपको जो प्रश्नावली 5 है, इसके सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को हल करेंगे। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।